हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट जॉब इंडी। तो आज से हम लोग एक बीपीएससी का टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी लोग बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो भी इस बार बीपीएससी देंगे उनके लिए ये टेस्ट सीरीज काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो दोस्तों बने रहें इस वीडियो के अंत तक और आप लोग ये टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएँ। तो बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। बात करें बलवंत राय मेहता की, तो बलवंत राय मेहता का गठन 1957 ईस्वी में 1957 ईस्वी में होती है और इन्होंने ही अनुशंसा की थी पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने की। ओके। भारत के संघ राज्यों का प्रशासन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा का उल्लेख नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजी। संसदीय प्रणाली की विशेषता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 यानी सभी। सामूहिक उत्तरदायित्व का होना ये भी है। मंत्री संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं ये भी है। वास्तविक तथा नामित कार्यपालिका दोनों होते हैं। दोस्तों बात करें वास्तविक अगर पूछा जाए कार्यपालिका कौन है, तो हमारे भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री होती है और वहीं बात करें नामित कार्यपालिका राष्ट्रपति होती है। ओके। निम्न में से सही मिलान का चुनाव करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी सही हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ की बात करें तो अवशिष्ट शक्तियाँ 1935 अधिनियम के तहत लिया गया है। वहीं बात करें एकल नागरिकता ब्रिटेन द्वारा ली गई है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। वहीं बंधुत्व की बात करें, बंधुत्व फ्रांस से ली गई है। तो ये चारों सही हैं। इनमें से कौन सा वाद संविधान के मूल संरचना से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन ई होगा, क्योंकि इसमें केशवानंद भारती और मिनर्वा मिल्स ये दोनों मूल संरचना से संबंधित है। बाकी इंदिरा साहनी और गोलकनाथ ये दोनों नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। सुप्रीम कोर्ट के सलाहकारी अधिकारिता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चुनाव करें। तो यहाँ हमें सही कथन का चुनाव करने को कहा जा रहा है। तो यहाँ हमें पहले में दे रखा है, राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह मांगने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह देना बाध्यकारी नहीं है। तो दूसरे में दिया है, सलाहकारी अधिकारिता का उल्लेख अनुच्छेद 143 में है। और तीसरे में है, राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह देना बाध्यकारी है। तो इसमें सही कथन का हम लोग को चुनाव करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2। दोस्तों केवल 2 ही सही है। बात करें ऑप्शन ए की, तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह मांगने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह देना बाध्यकारी नहीं कहा गया है। दोस्तों यहाँ अगर बात करें बाध्यकारी नहीं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति जब भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सलाह मांगती है तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना ही पड़ता है। तो ये एक प्रकार से बाध्यकारी है सुप्रीम कोर्ट पे। और वहीं बात करें राष्ट्रीय मुद्दों की, दोस्तों मुद्दों पे बात करते हैं। राष्ट्रीय मुद्दे हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, ये दोनों ध्यान में आप लोग रखिएगा। राष्ट्रीय मुद्दा अगर हो, राष्ट्रीय मुद्दे पर राष्ट्रपति द्वारा सलाह मांगने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सलाह देना बाध्यकारी है, तो यहाँ बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्र मुद्दे पर बाध्यकारी नहीं है। और वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो यहाँ बाध्यकारी होंगी। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, सलाहकारी अधिकारिता का उल्लेख अनुच्छेद 143 में। ये तो सही है। कैग अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है। राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को किसके सामने रखवाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति।
इनमें से कौन सा निकाय सांविधिक निकाय है? दोस्तों यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ सांविधिक निकाय पूछा जा रहा है, ना कि संवैधानिक। संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय में एक ही अंतर है कि संवैधानिक निकाय जो है वो संविधान के थ्रू आता है, वहीं अगर सांविधिक निकाय की बात करें, ये किसी अधिनियम के तहत इस टाइप का कानून बनाया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सांविधिक निकाय है। सांविधिक निकाय की बात करें तो दोस्तों वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है, वहीं संघ लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक निकाय है, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ये भी संवैधानिक निकाय है। और बात करें मानवाधिकार आयोग की तो ये सांविधिक निकाय है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानवाधिकार आयोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मानवाधिकार आयोग। निम्न कथनों में से असत्य कथन को चुनें। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है संवैधानिक निकाय का गठन संविधान द्वारा होता है, तो ये तो सही है कि संवैधानिक निकाय का गठन संविधान द्वारा होता है। दूसरा ऑप्शन है सांविधिक निकाय का गठन संसद या विधानसभा के अधिनियम द्वारा होता है, तो ये भी सही है। और संवैधानिक निकाय का उन्मूलन संसद में सामान्य बहुमत से किया जा सकता है, ये दोस्तों ये गलत है, क्योंकि संवैधानिक निकाय का अगर आपको उन्मूलन करना होगा तो आप लोग को एक विशेष बहुमत से पारित करना होगा किसी भी विधेयक को, तभी आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। भारतीय संघ व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन को चुनें। तो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है भारतीय संघ प्रणाली में एकात्मक लक्षण नहीं पाए जाते हैं, और दूसरा ऑप्शन है संघ व्यवस्था का अर्थ केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है। तीसरा है भारतीय संघ अनश्वर राज्यों का नश्वर संघ है। चौथा है शक्तियों का विभाजन राज्यों के पक्ष में है। तो इसमें हम लोग को सत्य कथन चुनना है। सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें बात करें दोस्तों सत्य कथन की, बात करें पहले ऑप्शन की, तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संघ प्रणाली में एकात्मक लक्षण नहीं पाए जाते हैं, जबकि भारतीय संघ प्रणाली में एकात्मक लक्षण पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये नहीं दे रखा है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। और वहीं बात करें दूसरे की, दूसरे में दे रखा है संघीय व्यवस्था का अर्थ केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण से है, तो ये सही है। संघ व्यवस्था का अर्थ जो है वो केंद्र तथा राज्यों के शक्तियों के वितरण से है, तो ये ऑप्शन सही है। और वहीं बात करें तीसरे ऑप्शन की, इसमें दिया है भारतीय संघ अनश्वर राज्यों का नश्वर संघ है, तो ये यहाँ पे दोस्तों ये उल्टा दे रखा है, क्योंकि भारतीय संघ यहाँ पे ऐसे होना चाहिए कि भारतीय संघ नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है, तो ये सही होता। तो अभी फ़िलहाल ये गलत हो गई। और वहीं बात करें चौथे ऑप्शन की, चौथे ऑप्शन में है शक्तियों का विभाजन राज्यों के पक्ष में है, तो ये गलत है, क्योंकि शक्तियों का एक तो बराबर विभाजन किया गया है, और वहीं बात करें कि विशेष शक्ति की अगर अवशिष्ट शक्तियाँ जो है वो केंद्र को दिया गया है, तो राज्यों के पक्ष में ना होकर के हम लोग का केंद्र के पक्ष में है। ओके, तो इसका सही आंसर, इसका आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सिर्फ 2 ही इसका ऑप्शन सही है। उच्चतम न्यायालय के अपीलीय अधिकारिता के संबंध में असत्य कथन को चुनें। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ बोल रहा है कि सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, सीधे उच्चतम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, ये ऑप्शन तो हमारा सही है। तो यहाँ असत्य कथन का चुनाव करने के लिए बोल रहा है। तो बात करें अब दूसरे ऑप्शंस की, दूसरे ऑप्शंस में सिविल मामलों में अपील तभी की जा सकती है जब उच्च न्यायालय कहे। ये कोई ये बात नहीं है कि जब उच्च न्यायालय कहे तभी सिविल मामलों में अपील की जा सकती है, तो ये ऑप्शन हम लोग का गलत होगा। और वहीं बात करें सी में दांडिक मामलों में अपील नहीं की जा सकती है, ये भी गलत है, अपील की जा सकती है। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा गलत हो गया, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ओके, भारत में दलीय व्यवस्था के उदय में किन कारणों ने अपनी भूमिका निभाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान करने हेतु निम्न में से कौन सी शर्त आवश्यक है? पहले में दिया है आम चुनाव में 4 राज्यों अथवा 4 से अधिक राज्यों में
6% मत प्राप्त करना आवश्यक है, ये सही है। और लोकसभा में कम से कम 2% स्थान जीतता है तथा ये सदस्य 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं, ये भी सही है। दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में निम्न में से असत्य कथन को चुनें। असत्य कथन की चुनाव करने को कहा जा रहा है, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो ये सही है। आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, तो ये भी सही है। यह एक अस्थायी तथा स्वतंत्र निकाय है, ये भी सही है। इनका कार्यकाल 62 वर्ष होता है। दोस्तों यहाँ ध्यान में रखिएगा, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इनका कार्यकाल 65 वर्ष का होता है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनका कार्यकाल यहाँ 62 नहीं, यहाँ 65 वर्ष होगा। ओके, न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य है। हाँ दोस्तों, ये भी है। और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करना, ये भी है। न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत ये दोनों आते हैं, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से यानी 1 से अधिक। ओके, पंचायती राज की स्थापना में निम्न कथनों पर विचार करते हुए उपयुक्त कथन को चुनें जो इसके उद्देश्यों को चरितार्थ करता है। तो बात करें दोस्तों पंचायती राज के उद्देश्यों की, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है सहकारिता तथा बंधुत्व का विकास करना, ये पंचायती राज का उद्देश्य रहा है। और वहीं बात करें दूसरे ऑप्शंस की, दूसरे में दिया है महिला सशक्तिकरण को बढ़ाना, ये भी है। लोक कल्याणकारी अवधारणा को बढ़ाना, ये भी है। गांधी के विचारों को बढ़ाना, ये भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी। तो इसमें दोस्तों 1, 2, 3, 4 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी चंपारण। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए में। निम्न में से कौन सा वलित पर्वत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमालय। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेडागास्कर। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। दोस्तों पृथ्वी का जो आकर्षण है वो किसी भी कृत्रिम उपग्रह को एक आवश्यक त्वरण प्रदान करता है, इसलिए वो नहीं गिरता है, परिक्रमा करते रह जाता है। ओके, उत्तरी गोलार्ध में पवन के दाहिने ओर विचलन का क्या कारण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी का घूर्णन। निम्न कथन में कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं है, ये पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी दो दो बेटा। दोस्तों यहाँ पे दो दो बेटा नहीं होगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। ओके, क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का अवरोही क्रम बताना है कि महाद्वीपों का अवरोही क्रम क्या है। तो मैं आपको बता देती हूँ क्षेत्रफल के अनुसार पहले क्या है। दोस्तों सबसे पहले अगर क्षेत्रफल की बात करें, सबसे अगर बड़ा एरिया है तो सबसे पहले स्थान पे आता है, पहले स्थान पे हमारा एशिया आता है। उसके बाद अगर बात करें दूसरे स्थान पे तो अफ्रीका होता है। और तीसरे पे बात करें एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। और चौथे पे बात करें तो साउथ अमेरिका। और वहीं बात करें पाँचवें में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जा रहा है तो पाँचवें में अंटार्कटिका आएगा, अंटार्कटिका।
और वहीं बात करें छठे स्थान पे यूरोप आएगा। और वहीं बात करें सातवें स्थान पे, तो सातवें स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा इन सब का क्रम कि सबसे पहले एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया आता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीपों का अवरोही क्रम बताना है, यानी कि सबसे पहले कौन है और उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि अफ्रीका के बाद अगर उत्तरी अमेरिका है तो उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। ये गलत है, क्योंकि उत्तरी अमेरिका से बड़ा है अफ्रीका, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गई। और यहाँ पे दिया हुआ है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, तो ये ऑप्शन सही है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। निम्न में से सही कथन है, तो इसमें सही कथन का चुनाव करना है। इसमें पूछा जा रहा है सही कथन कौन सा है, तो इसमें पहले दिया हुआ है भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में वर्ष भर मौसम एक समान रहता है, तो ये भी सही है। अश्व अक्षांश 30 डिग्री से 35 डिग्री होती है, तो ये भी सही है। डोलड्रम क्षेत्र 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होती है, तो ये भी सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सही है। क्वार्टजाइट कायांतरित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवा पत्थर से। निम्न में से किस देश से मकर रेखा गुजरती है, तो दोस्तों बात करते हैं मकर रेखा की। टोटल मकर रेखा अगर पूछा जाए कितने देशों से गुजरती है, तो वो 10 देशों से गुजरती है। अब इसमें पूछा जा रहा है किससे किससे होकर गुजरती है, तो चिली से गुजरती है, हाँ गुजरती है चिली से, अर्जेंटीना से भी गुजरती है, ब्राज़ील से भी गुजरती है और नामीबिया से भी गुजरती है। तो इसमें सही होगा, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, तो इसमें मिलान पूछा जा रहा है, तो इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है। किलिमंजारो अफ्रीका, ये तो सही है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों किलिमंजारो है। और माउंट एल्ब्रूस ये यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एकांकागुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसमें से सभी सही है। इसमें गलत पूछा जा रहा है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से सभी सही हैं। इनमें से कौन सी धारा ठंडी जलधारा की श्रेणी में मानी जाती है, तो यहाँ ठंडी जलधारा की बात कर रही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेरू की जलधारा। पेरू जलधारा की बात करें तो ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और वहीं बात करें एंटली जलधारा, तो ये गर्म जलधारा है उत्तरी अटलांटिक महासागर की। और यहीं बात करें उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा, तो ये भी गर्म है। और ब्राज़ील की धारा ये भी गर्म है। ओके, मरुस्थल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन को चुनें। तो इसमें असत्य कथन को चुनना है, तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल क्षेत्र अंटार्कटिका है। हाँ ये सही है, विश्व का क्योंकि यहाँ आप लोग ध्यान में रखिएगा, यहाँ आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि सहारा सबसे बड़ा है। सहारा दोस्तों है सबसे बड़ा, लेकिन वो गर्म मरुस्थल में सहारा आती है। अगर ऐसे ही सिर्फ मरुस्थल क्षेत्र की बात कही जाए कि सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है मरुस्थल में, तो वो है अंटार्कटिका का। तो ये सही है। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल गोबी मरुस्थल, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि विश्व का गोबी मरुस्थल जो है, गोबी मरुस्थल ये गर्म नहीं है, ये ठंडी मरुस्थल है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, विश्व का सबसे व्यस्तम कैनाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कील नहर। ग्रहों के परिक्रमण काल के अनुसार किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपच्यून का। दोस्तों अगर बात करें वहीं ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था, वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, केपलर ने। इजराइल की सीमा इनमें से किस देश के साथ लगती है, तो दोस्तों बात करते हैं इजराइल की सीमा की। इजराइल की सीमा लेबनान के साथ भी लगती है, सीरिया के साथ भी लगती है और जॉर्डन के साथ भी लगती है। दोस्तों इराक के साथ नहीं लगती है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 ऑप्शन बी, 1, 2, 3। भूमध्य सागर तथा लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वेज नहर।
सुएज नहर की बात करें तो सुएज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में होती है। निम्न पर विचार करते हुए बताएं कि जनसंख्या परिवर्तन के घटक हैं। तो हम लोग को बताना है कि जनसंख्या परिवर्तन के कौन कौन से घटक हो सकते हैं। तो इसमें दिया है जन्म, मृत्यु, प्रवास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, जन्म, मृत्यु और प्रवास। जल और मिट्टी के बारे में निम्न कथनों में सही कथनों को चुनें। पहला दिया है खादर नया जलोढ़ मिट्टी है जो प्रतिवर्ष बाढ़ों द्वारा निक्षेपित होती है। तो ये सही है। बांगर पुराना जलोढ़ मिट्टी है जिसका जमाव बाढ़कृत मैदान से दूर हुआ है। तो ये भी सही है। इसमें पोटास की मात्रा अधिक लेकिन फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ये भी सही है। ये मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% भाग रखता है। तो ये भी सही है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3, 4। बंगाल की खाड़ी में निम्न में से कौन सी नदी गिरती है। तो बात करें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, तो बंगाल की खाड़ी में गोदावरी गिरती है, कावेरी गिरती है और नर्मदा नहीं गिरती है। नर्मदा अरब सागर में गिरती है। तो इसलिए नर्मदा वाली सभी गलत हो जाएगा ऑप्शन। नर्मदा ये भी गलत ऑप्शन। इसमें बात करें दोस्तों ताप्ती की, ताप्ती भी अरब सागर में गिरती है और लूनी भी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोदावरी, कावेरी और महानदी। निम्न में से गलत मिलान को चुनें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंद्रधनुष की क्रांति। दोस्तों इंद्रधनुष की क्रांति मिट्टी को उन्नत बनाना इससे नहीं थी। इंद्रधनुष क्रांति जो है इन सभी क्रांतियों पर नज़र बनाने हेतु इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। बिहार का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शेखपुरा। बिहार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए गलत कथन को चुनें। तो इसमें गलत कथन का चुनाव करने को कहा जा रहा है। तो इसमें पहले में कहा जा रहा है कि भारत के पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% हिस्सा है। सही है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कैमूर तथा पूर्वी जिला कटिहार है। ये भी बात सही है। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का हिस्सा 8.6% है। ये भी सही है। यह स्थल अवरुद्ध राज्य है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से सभी। बिहार के विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में निम्न कथनों में सही कथन चुनें। चाय उत्पादन में किशनगंज तथा जूट उत्पादन में पूर्णिया प्रथम स्थान पर है। ये सही है। भोजपुर, बक्सर तथा मुंगेर ज्वार उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये भी सही है। बिहार में प्रतिवर्ष 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है। ये भी सही है। कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ये गलत है क्योंकि यहाँ 2 भाग नहीं होगा, यहाँ 4 भाग होगा। कृषि जलवायु की दृष्टि से बिहार को 4 भागों में विभाजित किया गया है। की स्टोन प्रजाति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, यानी कि ये सभी की स्टोन प्रजाति का से संबंधित है। ये सब सारी परिभाषाएं। मैंग्रोव वन उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इकोटोन का। दोस्तों मैंग्रोव वन में काफ़ी ज़्यादा जैव विविधताएं पाई जाती है, इसलिए इसे इकोटोन क्षेत्र में रखा जाता है। द बर्डलैंड रिपोर्ट संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सतत विकास से। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्यजीव सुरक्षा में। इनमें से कौन सा कारण जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 4, संसाधनों का बेहतर प्रयोग। कुशेश्वर झील स्थल किस स्थान पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दरभंगा। दरभंगा में ही कुशेश्वर झील स्थल है। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू का। बिहार के किस स्थल से मध्य प्रस्तर युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंगेर से। स्वराज पार्टी के गठन में किन नेताओं की भूमिका रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 2 और 3, यानी कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और केलकर, इन तीनों की भूमिका रही है स्वराज पार्टी की। स्वराज पार्टी का गठन की बात करें तो ये 1923 ईस्वी में इसका गठन होता है, जिसमें कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और केलकर, इन तीनों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।